इंसान का इमोशन जब मोशन बनकर कलम की धार से निकलता है तो वो एक कविता का रूप लेता है। नमस्कार, मैं हूं सुनिधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आज हम मौजूद हैं एक कवित्री के साथ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हैं। इनकी काफ़ी किताबें भी रिलीज हो चुकी हैं जिनका नाम है रश्मि अभय। तो आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके लिए कविता का महत्व क्या है, आपके लिए कविता क्या है। मेरे लिए कविता अपने जज़्बातों को उकेरने का सबसे अच्छा माध्यम है। आपके अंदर जो भी हलचल है वो सकारात्मक या नकारात्मक और जिसे आप कहना चाह रहे हो और कह नहीं पा रहे हो, तो उसको शब्दों में निखार कर आप एक कविता का रूप देते हो। वो आपके इमोशन को तो सैटिस्फाइड करता ही है, दूसरों को भी सैटिस्फाइड करता है। आपका और कविता का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ, इस बारे में कुछ हमें हमारे दर्शकों को बताएं। कविता एक तरह से हम लोगों के रगों में है। माँ पापा बहुत ही साहित्यिक थे, खास तौर से मेरी माँ बहुत अच्छा लिखती थी। लेकिन जहाँ तक सफ़र शुरू होने की बात है, ये सीरियसली मैंने कविता की शुरुआत 2008 से की और धीरे धीरे लिखना शुरू किया। एक वक्त था जब मेरा थोड़ा सा डाउन टाइम चल रहा था। उस वक्त माँ ने कहा कि थोड़ा सा हल्का डिप्रेशन भी था, तो माँ ने कहा कि जो भी तुम्हारे दिल के अंदर है उसको शब्दों में उतारने की कोशिश करो। और इस तरह से मैं डिप्रेशन से ही बाहर नहीं आई। धीरे धीरे करते करते पढ़ने वालों को मेरी कविताएं अच्छी लगने लगी, तो मेरे अंदर भी साहस होते गया कि अब मैं लिखना शुरू करूं। तो एज ए प्रोफेशनली, एज ए पैशन मैं लिखती हूँ और इतने सहज शब्दों में लिखती हूँ कि हर किसी को लगता है कि ये मेरे ही जज्बात हैं। आपकी कविताएं जो हैं, आपकी किताबें जो हैं, वो यंगस्टर्स के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो इसका एक क्या कारण हो सकता है, यंगस्टर्स की कुछ बात जो आपने पकड़ ली हो जिस वजह से उनके मन मुताबिक आप लिखती हो कुछ। नहीं, नहीं, यंगस्टर्स की कोई बात मैंने पकड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने उसी उम्र से लिखना लगभग शुरू किया। तो अगर मैं अपने इमोशन को समझ सकती हूँ, तो मेरे सामने मेरा बेटा भी हो, उसके इमोशन को भी समझ सकती हूँ। और मेरी कविताएँ ख़ास तौर से अगर किसी चीज़ पर बंदिश की तरह नहीं है कि अगर कोई कहे कि आप इस मुद्दे पर लिखो तो मैं लिखूँ, जब तक मेरा कॉन्सेप्ट खुद नहीं बनता। और मूलतः मेरी कविताएँ प्रेम और विरह पर होती हैं। यंगस्टर्स को प्रेम की कविताएँ अच्छी लगती हैं और इतना समर्पण होता है उन कविताओं में और इतने सहज शब्दों में रहते हैं, जो आसानी से समझे जा सकते हैं। बहुत जो भारी भरकम हिंदी या उर्दू के शब्द उसमें यूज़ नहीं किए जाते हैं, तो सीधे दिल तक पहुँचते हैं। और आपके पसंदीदा कवि कौन है, इस बारे में कुछ हमें बताएं। कवि को बहुत सारे कवियों को पढ़ना पड़ता है, मैं भी पढ़ती हूँ अगर इस क्षेत्र में जुड़ी हुई तो। लेकिन अमृता प्रीतम और गुलजार मेरे बहुत पसंदीदा कवि हैं। और अमृता प्रीतम मुझे बहुत बार ऐसा मतलब कम्प्लीमेंट्स मिला है। जो मेरी नई वाली किताब आई है रेनकोट, जो अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इंस्टा मोजो पर मौजूद है, तो वहाँ जितने भी रिव्यूज़ आए उसमें मैंने ये पढ़ा कि इस किताब की कविताओं को पढ़कर अमृता प्रीतम की झलक मिलती है, या आधुनिक युग की अमृता प्रीतम। तो सुनकर अच्छा लगता है पाठकों के मुँह से ये सारी बातें। और अमृता प्रीतम जिस तरह से बेबाक और अतुकांत कविताएँ लिखती थी, मेरी भी कविताएँ वैसी ही होती हैं। हालाँकि मैंने कॉपी करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन मैंने उनको इतना पढ़ा है कि वो मेरी इस मतलब रचनाओं में कहीं न कहीं झलक ही जाती हैं। आपकी कोई कविता जो आप हमें सुनाना चाहें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। श्योर। एक कविता है औरत पे, कि औरत क्या-क्या करती है, ठीक है, फिर भी उसका वजूद क्या है। चौखट भी, दर भी, दीवार भी औरत, चौखट भी, दर भी, दीवार भी औरत, आते जाते ठोकरों की मार है औरत। जिंदगी के हर रिश्तों का किरदार है निभाया, जिंदगी के हर रिश्तों का किरदार है निभाया, फिर भी अपनों से ही बेजार है औरत। जिस मकान को घर बनाने में उम्र सारी गुजार दी, उसी घर में बेगानों सा आजार है औरत। चाहे तो मिट्टी को भी कुंदन बना दे, चाहे तो मिट्टी को भी कुंदन बना दे, वक्त आने पर चंडी की अवतार है औरत। ताउम्र जिसके साथ हमवार बनी रही,
ताउम्र जिसके साथ हमवार बनी रही, आज उसी की वफा की तलबगार है औरत। रहने दो, अश्क बन कर न गिरने दो जमी पर, तो जहाँ खड़ा है उसकी हकदार है औरत। बहुत खूब मैम, आपने बहुत अच्छा कविता लिखा है। थैंक यू। मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने जब ये कविता का सफ़र शुरू किया था तो आपके रास्ते में बहुत रुकावटें भी आई होंगी, बहुत मुश्किलें आई होंगी, उस बारे में कुछ हमें बताएं। जब मैंने फेसबुक एक ओपन सेट ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ हम जैसे बहुत सारे कवि और कवित्री उभर कर आए, ताकि डायरी से निकल कर मतलब फेसबुक तक का सफ़र शुरू हुआ। एक वक्त था जब मैं लिखती थी तो उसको पूर्णतः मेरे व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर कमेंट्स आते थे, जैसे सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा हो उस तरह से। लेकिन धीरे धीरे मैं कुछ रिएक्शन नहीं देती, धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म होते गया। मैंने एक दो बार पोस्ट भी किया कि इंसान समाज में रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसके जीवन के ही हालात हों जिस पर लिख रहा है। बहुत सारी मेरी एक कविता का पूरा चेन है ज़िंदगी करके। तो मेरे डाइनिंग टेबल से जो पीछे का स्लम बस्ती दिखता है वो पूरी कविता, 7 कविताएँ ज़िंदगी करके, वो पूरी कविता उस स्लम बस्ती पर है। मैं जब भी खाना खाने बैठती थी तो वहाँ का जो नज़ारा दिखता था तो उस पर ऑटोमेटिक कुछ भाव उभरते थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी लिखती हैं वो आपके जीवन से है। थोड़ा बहुत होता है, ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं होता है, लेकिन तब शुरुआती दौर में मुझे इन बातों का बहुत सामना करना पड़ा था, जो अब नहीं करना पड़ता। आपने देवशील फाउंडेशन की स्थापना की है, इस बारे में हमें कुछ बताएं। देवशील फाउंडेशन क्या है और इसकी स्थापना कब कैसे की है? देवशील फाउंडेशन एक सामाजिक सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था है, जो मैंने अपने माँ पापा जी के नाम से नाम को जोड़कर बनाया है, देवेंद्र का देव और सुशीला का सिल लेकर। और अभी मैंने अपने इस पर टैटू भी बनवाया है, देवशील, जो शायद मेरी आखिरी सांसों तक बना रहे। ठीक है। तो जब पापा मेरे लास्ट ईयर गुजरे, ऐसा कुछ था नहीं, लास्ट ईयर गुजरे तो अचानक दिमाग में आया कि एक क्योंकि मैं बहुत राजनीतिक और सामाजिक फैमिली से आती हूँ, तो समाज सेवा खून में है। और साहित्यिक तो मैंने आपको बताया ही क्या था। एक जहन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जो माँ पापा जी के प्रति मेरी श्रद्धांजलि हो। तो पापा के जन्मदिन के दिन अचानक 23 अक्टूबर को मैंने फेसबुक पर इसको अनाउंस किया कि देवशील फाउंडेशन का, धीरे धीरे और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों का कोऑपरेशन मेरे साथ बहुत रहता है। 1 दिसंबर का उसका पहला प्रोग्राम हुआ था पटना में ही, उर्दू एकेडमी में, और बहुत ही अच्छा हुआ था। कवरेज वगैरह भी बहुत अच्छे हुए थे और आपके सर से भी वही मुलाकात हुई थी। ठीक है। तो देवशील फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो नवांकुरों को मंच देती है। वो ये नहीं सोचती कि ये मेरा सदस्य नहीं है तो इसको मैं मंच नहीं दूंगी, क्योंकि उसका संकल्प है, उसका टैगलाइन ही है देवशील एक संकल्प। तो नवांकुरों को मंच देना, ऐसे बहुत सारे टैलेंट है जो जिनको मतलब मंच नहीं मिलता और उनका टैलेंट दबा रह जाता है, ऐसे लोगों को मंच देना जो गीत अच्छा गाते हैं या कुछ म्यूजिक वगैरह है, लेकिन उनको मंच के न मिलने के कारण वो आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं। सामाजिक तौर पे जो अभी जैसे ठंड वंड पड़ रही है तो कंबल वितरण वगैरह करवाना, मैं इन सब का कवरेज नहीं करवाती, क्योंकि बहुत लोगों को जो सामने वाले को देते हैं उसका भी कवरेज होता है तो उनका अपमान होता है। तो दीपावली पे भी हमने किया और अभी ठंड में भी हमने किया, लेकिन मैं ना तो इसको फेसबुक पर डालती हूँ और नहीं मैंने कभी कवरेज करवाने की कोशिश की, क्योंकि कोरोना टाइम में मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे कि लोग सामान बांट रहे हैं, खाने का सामान बांट रहे हैं और लोगों से वो सामने लाते हैं तो उनका अपना अपमान होता है। तो मैं इस चीज़ को बहुत डीपली महसूस करती हूँ, मतलब उनकी भावनाओं को महसूस करती हूँ, इसलिए कोई भी सामाजिक कार्यों को मैं ओपनली लेकर नहीं आती जी, सोशल प्लेटफॉर्म। मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आपको कनाडा के एक संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है, तो वो सम्मान किस चीज़ से जुड़ा हुआ है और क्या है, उस बारे में कुछ बताएं। वो सम्मान साहित्य से जुड़ा हुआ है और ये सम्मान कुछ लोगों का था, 10-15 लोगों का, जिसको वोटिंग के थ्रू मिलना था। अब मेरे कितने फैंस कहाँ तक वोट किए मुझे नहीं मालूम,
और ये कब मेरा लिस्ट में आया ये भी मुझे नहीं मालूम था, मुझे किसी और के द्वारा मालूम हुआ था। और कल का भी अवार्ड का भी मुझे किसी और के द्वारा ही मालूम हुआ। तो खुशी तो होती ही है कहीं से भी अवार्ड मिले तो। आपकी अपकमिंग बुक कौन सी है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। मेरी आने वाली जो किताब है उसका नाम है देव। वो बहुत बड़ा कलेक्शन है और मेरा बहुत मैं क्या बोलूँ, मेरा एक सपना है। मैं बहुत पहले से एक मेरी काल्पनिक नायक हैं देव, मेरी कविताओं को, और मेरे पाठकों को मेरे देव संबोधित करके जो भी रचनाएं हैं बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने तब अपने मन से तो नहीं, उन लोग के प्रेशर से मुझे लगा कि मुझे इस किताब का कलेक्शन निकालना चाहिए। तो देव वाली कविताओं को फिर से मैं अभी कलेक्ट किया है, थोड़ा सा उसको चेंजिंग करना है और आई थिंक इस साल में वो आ जाएगी। मैम, हमारे दर्शकों के लिए यंग जो कवि हैं जो लिखना चाह रहे हैं अभी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी। यंगस्टर्स तो इतने अच्छे बोलते हैं। मैं तो देखती हूँ कि आजकल जो पोएट्री का चलन है, इंग्लिश हिंदी वर्ड्स मिलाकर, और एक दो ओपन माइक में मैं गई हूँ तो मैं देखती हूँ बहुत अच्छे ढंग से लिखते हैं और बेखौफ होकर लिखो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बेखौफ होकर लिखो। तुमको हो सकता है कि उस वक्त तुमको सराहना ना मिले, लेकिन लिखना बंद मत करो। धीरे धीरे लोग अपने आप जुड़ते जाते हैं पाठकों से और आपकी कलम मजबूत हो जाती है। इसलिए आपकी सबसे बड़ी मजबूती आपका पेन है, जो पूरी दुनिया को पलट सकती है। वो चाहे समाचार से हो या लेखन से हो या किसी भी चीज़ से हो, आपकी कलम मजबूत है तो पूरी दुनिया आपको पलट सकते हैं। हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद आपका। अभी हमने बात की रश्मि अभय मैम से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।